एजुकेटर भूषण उज्जैनकर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के अभी वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो आज का ये सबसे पहला अपना वीडियो है केमिस्ट्री का, जिसमें हम बात करेंगे कार्बन दी ग्रेड की। किसकी बात करेंगे? कार्बन दी ग्रेड। जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मतलब इम्पोर्टेंट एक ही एलिमेंट है, वो है कार्बन, और उसका जो एक गाइड करने वाला उसका एक जो दोस्त है वो है हाइड्रोजन। तो देखो हुआ क्या था एक कहानी के तरह हम समझने की इसको कोशिश करेंगे। एक हम कहानी बनाई है मैंने, तो आप उस कहानी को सुनो। अब हुआ क्या था, पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एस ब्लॉक, उसके बाद में डी ब्लॉक, उसके बाद में एफ ब्लॉक और उसके बाद में पी ब्लॉक है। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें होता क्या है कि उसमें मैक्सिमम जो है वो मेटल्स ही है। जैसे एस ब्लॉक और एस ब्लॉक में जो है अपने अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। जो डी ब्लॉक है उसमें अपने ट्रांजिशन मेटल है, और जो अपना एफ ब्लॉक है उसके अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये सभी क्या है? मेटल्स ही है ये सभी। और इवन मतलब मेटल्स को तो इतनी भी जगह कम पड़ गई कि वो पी ब्लॉक के अंदर भी चले गए। पी ब्लॉक के अंदर भी आपको पूरी खिचड़ी नजर आएगी। उसमें कुछ नॉन मेटल्स है, उसमें कुछ मेटालॉइड्स है, उसमें कुछ नॉन मेटल्स है, उसमें कुछ मेटालॉइड्स है, और ठीक है ना, पूरी खिचड़ी वहां पे है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मेटल का पूरा प्रभाव है, पूरा रूल जो है मेटल का अपने को दिखता है। तो हुआ क्या था, देखो ये जो है वो डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए। उसी प्रकार से जैसे अपने सोडियम हो गया, उसके बाद में पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीसियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। तो हुआ क्या कि ये जो डी ब्लॉक है ना, ये बड़ा लोगों को परेशान कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि पूरी दुनिया में हमारा ही राज है, पूरे वर्ल्ड में हम ही रूल करते हैं, ठीक है ना। ये सभी जो मेटल्स है ये ऐसा कहते थे। अब हुआ क्या कि ये जो मेटल्स है ना, इनके साइड में एक नॉन मेटल रहता था। इसके साइड में एक नॉन मेटल रहता था, इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाम का नॉन मेटल इसके अंदर रहता था, इसके सामने। जैसा कि आपने देखा है कि कोई बड़ा एक साम्राज्य है, कोई अगर राजा है तो क्या करता है, वो किसी दूसरे एरिया में जाकर के उसको जीत लेता है और वहां पे रूल करने लगता है वो। लेकिन उस एरिया में जो सबसे बड़े विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनको वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो मेटल है, इन्होंने क्या है, अपना पूरा साम्राज्य बना लिया, बहुत सारी जगह इन्होंने ले ली। और जो हाइड्रोजन है ये है नॉन मेटल, लेकिन इन्होंने इसको अपने साइड में रख दिया। इसने क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन को अपने साइड में रख दिया कि भाई कभी ना कभी तो इसका काम पड़ेगा, बड़ा बुद्धिमान आदमी है, बड़ा टैलेंटेड है, कभी ना कभी तो काम पड़ेगा, इसलिए इसको साइड में रख दिया। लेकिन हाइड्रोजन को थोड़ी तकलीफ होती थी इनके बारे में कि जो है बड़े बड़े कंपाउंड ये बनाते थे। जैसे क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है। जैसे आपने नाम सुना है K2Cr2O7, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर बड़ा, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही एक बड़ा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा इसका क्रोमियम का। जैसे स्ट्रक्चर हम निकालेंगे इसका क्रोमियम, तो क्या है अपने पास में, देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। यहाँ पे लगा दिया पोटेशियम, यहाँ पे वो एसिड तैयार करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन, जो पोटेशियम है ना अपना, वहाँ पे पोटेशियम को निकाल करके ये हाइड्रोजन को भी रख सकता है एसिड बनाने के लिए। वैसे इसने ये भी कंपाउंड बनाया, देखो कितना बड़ा कंपाउंड है। तो इसी प्रकार से ये जो है ना बड़ा राज करते थे, बड़े बड़े कंपाउंड बनाते थे। उनको लगता था कि जो हमारे पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। ये जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक के पास में इनके पास में बहुत इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है ना। इनके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे पूरा भर के इलेक्ट्रॉन इनके पास में होते थे। ये बड़े से बड़े कंपाउंड बनाते हैं। और मैग्नीज भी जो है, मैग्नीज भी कोई कम नहीं है इसके अंदर। मैग्नीज बहुत बड़े कंपाउंड बनाता है। जैसे मैग्नीज की बात करेंगे तो ये है मैग्नीज, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, उसके बाद में O, और यहाँ पे क्या बनाता है, ये पोटेशियम लगाता है यहाँ पर भी K पॉजिटिव। इस प्रकार से ये भी बड़े कंपाउंड बनाता है मैग्नीज। जो क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये बड़े कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन को ये बहुत बात जो है ना बहुत ऐसे चुभती थी उसको लगता था कि नहीं ऐसा कोई नॉन मेटल होना चाहिए, ऐसा कोई एलिमेंट होना चाहिए नॉन मेटल का कि जो बड़े कंपाउंड बनाए और एक अपना अलग एग्जिस्टेंस तैयार करे।
तो हुआ क्या कि जो अपना हाइड्रोजन है वो फिर पी ब्लॉक में चला गया। किसमें गया? पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक में जाकर के उसको है ना एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना था कि जो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाए और एक अलग अपना नॉन मेटल का एग्जिस्टेंस तैयार करे केमिस्ट्री में। तो अभी क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन ढूंढने के लिए जाएगा पी ब्लॉक में किसी एक एलिमेंट को। हाइड्रोजन जो मेटल के साइड में रहता था उसको ऐसा लगता था कि नॉन मेटल में भी ऐसा कोई एलिमेंट होना चाहिए कि जो बहुत बड़ा साम्राज्य तैयार करे और वो मेटल की दुनिया को टक्कर दे सके। किसको टक्कर दे सके? मेटल की दुनिया को। अब हाइड्रोजन जो है वो गया पी ब्लॉक में, एक शहर में गया, एक गांव में गया पी ब्लॉक में, और वहां पे वो देख रहा है कि क्या कोई से काम में आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया मेटल ने बहुत सारी जगह पहली ले चुका है मेटल। जैसे अभी ये पी ब्लॉक में अगर हम देखेंगे तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, एस्टेटाइन, तो ये दिखने के लिए पी ब्लॉक में है लेकिन ये खुद मेटलॉइड्स है, ना मेटल है ना नॉन मेटल है। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन, लीड, बिस्मथ, ये मेटल्स है। मतलब जगह है पी ब्लॉक की और इसमें भी इनक्रोचमेंट किसने किया हुआ है? मेटल्स ने किया हुआ है। तो बेटा अरे भैया फिर कितने हैं मेटल्स आपके पास में? कितने नॉन मेटल्स आपके पास में? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, पोलोनियम, सिल्यूरियम, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये अपने नोबेल गैसेस। नोबेल गैस तुमको पता ही है कि वो किसी एक्टिविटी में एकदम एक्साइटमेंट के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। तो रही बात इनकी, ठीक है ना, ये जो कुछ बचे एलिमेंट है इनके बारे में सोचना पड़ेगा हाइड्रोजन को। फिर हाइड्रोजन ने बड़ा देखा कि कौन है, ये तो कम दिख रहा है लेकिन ये भी बड़े बुद्धिमान लोग हैं, ये भी मतलब ये भी बड़े टैलेंटेड एलिमेंट्स हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बड़े टैलेंटेड और खास एक एलिमेंट्स है ये। तो इनमें से कौन है कि जो बड़ी टक्कर दे सकता है मेटल के साम्राज्य को? फिर हाइड्रोजन ने देखा, किसको देखा? कार्बन को, ठीक है ना। अब कार्बन को उसने चूज किया। क्यों चूज किया? कार्बन की प्रॉपर्टी ऐसी थी, ठीक है ना। कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है? देखो ये कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन इसके अंदर है। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद में एटॉमिक मास कितना हो गया उसका? उसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास हो गया 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया कार्बन का मास, ये हो गया कार्बन का मास। अब उसमें और एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि कार्बन जो है ना, कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैटिनेशन की मतलब क्या है कि कार्बन अपने भाइयों के साथ में बड़ा अच्छे से रहता है। उसकी जो बॉन्डिंग है अपने भाइयों के साथ में बहुत ही अच्छी है। कि जैसे अगर 10-15 कार्बन के अगर साथ में आ गए ना तो बॉन्डिंग बनाएंगे और बॉन्डिंग जो है बहुत ही अच्छी रहेगी, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, एकदम सेटिस्फाइड तरीके से सभी भाई जो है साथ में रहेंगे। मतलब एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, दैट वी कॉल कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। फिर रिपीट करता हूं, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अदर कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, दैट वी कॉल कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन जो है ना तो ऐसी चेन बनाएगा कार्बन, ये बड़ी एक खास प्रॉपर्टी है उसकी। नाइट्रोजन बना सकता है 6-7 पैड के साथ में आकर के एक लॉन्ग चेन बना सकता है, लेकिन उसके बाद में नहीं बना सकता वो। ऑक्सीजन भी बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ कितने तक बनाएगा? वो सिर्फ क्या बनाएगा? अपना हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा बस। मतलब 2 ऑक्सीजन की यहाँ पे आपको चेन मिलने वाली है, लेकिन कार्बन की चेन रुकने का नाम नहीं लेती। ये जो है वो बड़ी लॉन्ग चेन ये बना सकता है। लॉन्ग चेन तो बना ही सकता है, ब्रांचिंग भी कर सकता है उसके अंदर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, ये इसकी होगी प्रॉपर्टी। और कार्बन जो है नेचर में 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली। उसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन उसके जो बेसिक हम स्टडी करते हैं 11-12 तक, तो वो अपने 3 ही हैं, वो है डायमंड, ग्रेफाइट और कोल। डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल। तो ठीक है ना। तो मैं आपको बोल रहा था ना कि हाइड्रोजन ने कार्बन को क्यों चूज किया, कार्बन को चूज करने के पीछे इसका रीजन क्या है। देखो मेटल क्या बोलते थे कि हम लस्टरस है, हम शाइनी है। कौन बोलता था? मेटल बोलते थे। और नॉन
नॉन मेटल क्या बोलते थे, नॉन मेटल तो गैसियस फॉर्म में होते हैं, ऐसा बेसिकली माना जाता था। लेकिन कार्बन जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। और कार्बन कोल में जो है ना, कार्बन तुमको ब्लैक कलर का दिखेगा, ग्रेफाइट में भी उसके अंदर कोई ज्यादा, ग्रेफाइट में भी वो ज्यादा शाइन उसके अंदर रहेंगे नहीं। लेकिन अगर तुम डायमंड को पकड़ लेंगे ना तो भैया किसी मेटल भी क्या, कोई मेटल भी क्या चमकेगा इतना, वो डायमंड जो है उसके अंदर जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वो फेनोमेनन उसके उसमें अपने को देखने को मिलेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन अपने को देखने को मिलेगा कार्बन के अंदर डायमंड में, और जो डायमंड है ना वो बहुत शाइन करेगा, ठीक है ना। और हम क्या बोलते थे, मेटल क्या बोलते थे, हम बहुत हार्ड है, ठीक है ना, हमारे जो सरफेस है बहुत ही हार्ड है। लेकिन डायमंड जो है ऐसा एक एलिमेंट है, कार्बन का एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है कि वो जो डायमंड इतना हार्ड है कि वो किसी पत्थर को तोड़ने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, ऐसा डायमंड का काम है। तो उसके बाद में मेटल क्या कहते थे, उसके बाद मेटल कहते थे कि हम तो करंट को फ्लो कर सकते हैं, हम तो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से फ्लो कर सकते हैं, ऐसा कौन बोलता था? मेटल बोलते थे। लेकिन कार्बन के अंदर जो ग्रेफाइट का फॉर्म है ना, जो ग्रेफाइट जो एलोट्रॉप है कार्बन का, वो भी करंट को क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है अपने अंदर से। पेंसिल के अंदर जो हमने ग्रेफाइट एंड क्ले को मिला करके जो लीड बनाया हुआ है ना, जो अपनी पेंसिल रहती है, तो उसके अंदर ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट क्या कर सकता है? करंट को भी फ्लो कर सकता है अपने अंदर से, करंट को भी फ्लो कर सकता है अपने अंदर से। तो देखो मेटल बोलते थे कि हम सॉलिड है, तो अपने को इधर नॉन मेटल में कार्बन मिल गया सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। उसके बाद में वो करंट को भी फ्लो कर सकता है, उसके बाद में उसको शाइन भी है। और मेटल जो है वो बेसिकली मतलब आयरन की बात करेंगे हम तो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट अपने को दिखेगा। कार्बन का भी जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, कार्बन का भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अपने को 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास में उसका मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। और कार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने को 4600 डिग्री सेल्सियस तक अपने को कार्बन का क्या मिलेगा? बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। मतलब वो है नॉन मेटल कहने के लिए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो मेटल की तरह है। इसलिए हाइड्रोजन ने जाके कुछ चूज किया कि नहीं, यही वो एलिमेंट है जो हमारा नॉन मेटल का नाम बड़ा करेगा और एक नॉन मेटल का साम्राज्य तैयार करेगा, और उस साम्राज्य का नाम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो साम्राज्य का नाम क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एम्पायर जो बनेगा ना उसका नाम बनेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो एम्पायर रहेगा वो रहेगा कार्बन दी ग्रेड। क्या रहेगा? कार्बन दी ग्रेड। तो कुछ प्रॉपर्टी हमने देख ली, फिर से रिवाइज करते हैं कि हम यहाँ पे चूज कर रहे थे ऐसा मेटल, ऐसा नॉन मेटल कि जो बड़ा एक मतलब एक ऐसा एक ब्रांच बना है केमिस्ट्री में कि जो सबसे अलग हो, मेटल को भी टक्कर दे सके। तो कार्बन हमने चूज किया, तो कार्बन जो है वो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसका एटॉमिक मास जो है 12 है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन के भाइयों के बीच में बहुत अच्छी तरह से रहता है, कार्बन कार्बन मिलकर के लॉन्ग चेन बनाते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन भी बनाता था, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ तक बनाता है? ओनली 2 ऑक्सीजन साथ में आकर के वो एक चेन बनाते हैं, ज्यादा इसकी चेन जो है लॉन्ग होती नहीं, इसलिए हमने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। नाइट्रोजन बना सकता है, नाइट्रोजन भी 6-7 नाइट्रोजन साथ में आकर के एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं, लेकिन वो उसके बाद में कुछ काम नहीं करेगी उसकी चेन। ये हो गया। उसके बाद में कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 डिग्री सेल्सियस। आपको गूगल में थोड़ा सा ये 3500 मिल जाएगा, लेकिन उसके बारे में कोई थोड़ा सा हर वेबसाइट में थोड़े अलग अलग नंबर रहते हैं, इसलिए मैंने आपको 3500 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है और 4600 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है।